साथियों, करोड़ों कर्मचारी पेंशनर 8वें वेतन आयोग की पल पल की खबरों पर नजर बनाए हुए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग सीधे उनकी जेब से जुड़ा हुआ है। जेब का मतलब है कि उनके जीवन स्तर में सुधार आना, कि वो अपने एक जो कच्चा मकान है उसको पक्का मकान बना सके, मोटरसाइकिल से वो गाड़ी ले सके, बच्चों को छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में पढ़ा सके। इसके अलावा जो भी उनके जीवन यापन में जो सुविधाएं होती हैं वो बेहतर हों। तो ये सारी उम्मीदें कहां से जुड़ी हुई है? जेब से जुड़ी है, और जेब जुड़ी हुई है 8वें वेतन आयोग से। अब उसके ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो देखो, सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे न्यूज अखबार वाले हों, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह 8वां वेतन आयोग छाया हुआ। और छाया हुआ क्यों है? क्योंकि भैया 8वें वेतन आयोग से सीधे तौर पे हम देखें तो केंद्र सरकार के 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी और पेंशनर जुड़े हुए हैं। अब 1 करोड़ 20 लाख के पीछे 4 जनों का या 5 जनों का परिवार भी लगा लो तो सीधे तौर पे ही ये 6-7 करोड़ हो जाते हैं। अगर इसके अलावा हम देखें कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, इनके अंदर भी करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हो जाते हैं। अब उनके भी परिवार देखो तो सीधे तौर पे 8वें वेतन आयोग से कम 17 से लेके 19 करोड़ लोग जुड़े हुए, जिनको रोटी पानी सारी चीजें भाई जेब से ही मिल रही हैं। जेब का मतलब उनके वेतन और पेंशन से मिल रही है। अब इसके ऊपर जो बड़ी खबरें आ रही है कि 8वां वेतन आयोग थोड़ी सी गति पकड़ने लग गया। अब पिछले दिनों आयोग की जो मीटिंग हुई थी उत्तराखंड के देहरादून में, उसमें भी कुछ बातें आई थी, क्योंकि आयोग अब घूम भी रहा है और जो शेयर होल्डर हैं, जो 8वें वेतन आयोग का लाभ जिनको मिलने वाला है, चाहे वो कर्मचारियों के संगठन हो, चाहे पूर्व कर्मचारियों के संगठन हो, या इंडिविजुअल कर्मचारी हो, या पेंशनर हो, उनसे वो सुझाव मांग रहे हैं और बार बार उनसे वो मुलाकात भी कर रहे हैं। पर अभी जो खबर आ रही है कि अब दिल्ली के अंदर जो मीटिंग चल रही है आयोग की 3 दिन की, 28, 29, 30 की, और आज मेरे ख्याल में वो खत्म भी हो जाएगी। उसके अंदर जो 8वें वेतन आयोग से मिलने के लिए हजारों की संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए, पर आयोग ने सिर्फ कुछ संस्थाओं को ही अब आमने सामने मीटिंग करने की इजाजत दी, बैठक करने की। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि जो संगठनों को इजाजत दी उसमें बहुत सारे संगठन हो सकते हैं कि सरकार के फेवर में भी हो। तो वैसे तो सबको मौका मिलना था इसमें, सबके मांग पत्र तो इन्होंने साइड के ऊपर मांग लिए कि भाई 8वें वेतन आयोग की साइड पे आप अपना मांग पत्र भेज सकते हो। अब एक चीज देखो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों से भी मांग लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी मांग लिए। अब उनको पढ़ेगा कौन? उनकी तादाद तो लाखों में पहुंच जाएगी। अगर एआई का भी हम प्रयोग करके उसमें से छटनी करें तो भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आयोग ने तो सुझाव मांग लिए, सबको कह भी दिया भाई आप भेजो, पढ़ेगा कौन? उसमें से पॉइंट कौन निकालेगा? सबको मौका नहीं मिल रहा। अब आयोग महाराष्ट्र में जाने वाला है अगले महीने में, तो महाराष्ट्र के पुणे में वहां के संगठनों से वो बात करेगा जिन्होंने अनुरोध किया है। अब जो खबर आ रही है कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर बैठकें शुरू हो चुकी हैं और संगठनों की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा कर रहा है। आयोग ने अभी जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया, जो अलग अलग राज्यों का दौरा कर कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशन से मुलाकात कर रहा है, ताकि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी मांगों और प्रस्ताव पर अच्छे से चर्चा कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग ने अपनी पहली आमने सामने की बैठक उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों के साथ शुक्रवार को पूरा किया था। इसके बाद आयोग 28 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में बड़ी बैठकें कर चुका है। साथ ही मई महीने में आयोग की टीम पुणे और महाराष्ट्र के अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उसका फीडबैक लेगी। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के सामने कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच एनसीजेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिटमेन फैक्टर को लेकर बड़ी मांग रखी है। फिटमेन फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 करने की मांग की गई है।
3.833 करने की मांग की गई। अगर यह मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। और एक बदलाव जो 5 यूनिट फैमिली को लेकर है, क्योंकि अभी तक 3 यूनिट की फैमिली मानकर भत्ता तय किया जाता है, लेकिन अब यूनियन की मांग 5 यूनिट की फैमिली मानकर किया जा रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 12 महीने के एवरेज के आधार पर बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा कुछ स्केल पे को आपस में मिलाने का प्रस्ताव है। वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और अन्य सेवा शर्तों की भी समीक्षा कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि इन भत्तों में सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही बेसिक पे को भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। आयोग ने मिनिमम बेसिक पे को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। जनवरी 2025 से सरकार ने आयोग का गठन किया था और अब इसका काम चल रहा है। साथियों, ये चीजें तो आपको लगातार मिल भी रही हैं गोदी मीडिया के द्वारा। साथियों, क्या 69,000 रुपये हो सकती है? सवाल सबके मन में। देखो, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, और 69,000 रुपये होना भी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत मामूली बात है कि 18,000 से 69,000 रुपये होना, क्योंकि अगर हम सरकार की सर्वे रिपोर्ट देखें तो वो खुद ही कह रही है कि सरकार की एक परिवार में कितना खर्चा होता है। सिर्फ खर्चा ये नहीं होता एक परिवार में सिर्फ आपने रोटी खा ली, पानी पी लिया, ये खर्चा नहीं होता। एक परिवार में खर्चा हर कदम कदम पे होता है। आप जिस मकान में रह रहे हो उस मकान के लिए प्लॉट लेना, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार करनी, उस बिल्डिंग के लिए सीमेंट, पत्थर, चूना, मिस्त्री की दिहाड़ी, ये सब चीजें उसी में आती हैं। उसके बाद में उस मकान के अंदर सुविधाएं, किचन है, बाथरूम है, सारी चीजें उसी में। उसके बाद में जो कर्मचारी है वो अपने ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जाता तो मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में जाता होगा, उसके लिए तेल, ईंधन, उसके बाद में गैस, उसके बाद में बच्चों की फीस भरना। प्राइवेट स्कूलों की तो आजकल फीस ही इतनी जबरदस्त है कि जो बच्चा एलकेजी में जा रहा है उसी की फीस 3-3 हजार रुपये है। एडमिशन के अलग से 25-25 हजार रुपये लग जाते हैं, फिर स्टेशनरी, फिर उसकी ड्रेस, तो ये हजारों में हो जाता है। इसके अलावा जो कपड़े हम घर में पहनते हैं उनका भी खर्चा उसके अंदर आता है, क्योंकि वो कपड़े तो उसी तनख्वाह से, पेंशन से लेके आने पड़ते हैं। अगर बूढ़े माँ बाप हैं या बच्चे हैं छोटे तो उनको मेडिकल में लेके जाना पड़ता है, आए दिन वो बीमार हो जाते हैं। अब दवाइयों का खर्चा कितना महंगा है। अब किसी भी प्राइवेट मेडिकल में जाओ, 600 रुपये से नीचे तो कोई ओपीडी नहीं है। उसके बाद में आप अभी शरीर को चलाने के लिए खाद्य सामग्री की भी जरूरत है। आटा, चावल, नमक, हल्दी, मिर्च आसमान छू रही है। अब इस शरीर को एनर्जी की भी जरूरत है, तो भैया सब्जियां भी चाहिए, सब्जियां भी आसमान छू रही है। अब फ्रूट भी चाहिए शरीर को। अब फ्रूट, कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपये से कम हो। अब बनाना, केला ही देख लो, 80 रुपये से दर्जन का तो भाव कहीं भी नहीं है। अब एप्पल है वही 250-300 रुपया है। अब भाई जहां पे मच्छी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, उनके भाव देख लो, अंडे के भाव देख लो। मतलब हर जगह आग लगी हुई, और डीए बढ़ रहा है 2%। तो आप पे सिंपल सी बात है कि जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है वो क्या इन सारी सुविधाओं को 18,000 रुपये में ले सकता? और यहां ही बात नहीं है, जिसका वेतन 45,000 रुपये भी है तब भी वो सारी सुविधाएं यहां नहीं ले सकता। अब जो फर्स्ट क्लास का अफसर होता है उसका पे स्केल कितना, 56,000 रुपये, वो भी नहीं ले सकता। इसलिए उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती है, वो टेबल के नीचे से लेने लग जाते हैं अपनी वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि तनख्वाह नहीं है सीधे तौर पे। तो साथियों, अब आप ये देखो कि इस देश के अंदर कोई भी कर्मचारी हो वो 8 घंटे की ड्यूटी देता है, पर इस देश की जो सुरक्षा करते हैं, चाहे वो सेनाओं, तीनों सेनाएं हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, वो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। अब उनका पे स्केल कितना है? 21,700। मतलब क्या पे स्केल है? एक जो चपरासी है उसका पे स्केल 18,000 रुपये है और वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है। और एक जो लड़ाकू जवान है जो इस देश की सुरक्षा कर रहा है, जो देश का चौकीदार है, 21,700। ये विडंबना है इस हमारे देश में
कि यहां नेता बैठ के खा रहे हैं और किसान मजदूर के बच्चे बॉर्डरों के ऊपर मर रहे हैं, उनका वेलफेयर कोई नहीं देख रहा। तो 8वें वेतन आयोग में ये मांगे पूरी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक शक्ति प्रदर्शन करें, सरकार को बताएं कि हमारी हालात क्या है, परिवार की हालात क्या है, हम किस तरह से अपने आप को मार के अपने परिवार को चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब हर जगह हम पीछे जा रहे हैं। आज हम जीवन यापन नहीं कर रहे, ना ही हमारे जीवन में कोई सुधार हो रहा है, बस जिंदगी चला रहे हैं। इसको कहते हैं जिंदगी चला रहे हैं। कोई वेलफेयर, कोई ये नहीं है कि आपने हर एक चीज आप सुविधाओं की अपने पास में ले सकते हो, क्योंकि आपके पास, आपके हाथ में कुछ दे तो नहीं रही सरकार। और ऊपर से पेंशन भी बंद कर दी, अब तो हर एक चीज की बंद कर दी। पहले सेनाओं में पेंशन थी तो अग्निपथ, अग्निवीर थोप के 75% वो बंद कर दी। हाँ, पर नेताओं की पेंशन बंद नहीं हो रही है। चाहे आप 4 बार ने कोई नेता विधायक बने, सांसद बने, सब कुछ मजे ही मजे हैं भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि फौजी बनने से अच्छा है कि नेता ही बन जाए, बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है कि नेता बनने की ट्रेनिंग दी जाए, भाषण दवाए जाए, उससे नेता के अंदर जो गुण होते हैं गिरगिट वाले, वो उस बच्चे में ले आए जाएं और उसको एक निपुण, बेईमान, भ्रष्ट नेता बना के थोपया जाए इस देश पे, और इस देश के टैक्स पेयर के ऊपर पूरा मजा ले। तो साथियों, अभी ये सिर्फ अनुमान है, उम्मीदें हैं जो गोदी मीडिया आप लोगों तक पहुंचा रही है, आप लोगों तक उससे सपने दिखा रही है। तो अभी वेट करना, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। साथियों नमस्कार।